आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ वेव ग्रुप्स एंड ग्रुप वेलोसिटी। सिंगल वेव्स को अब तक हम डिस्कस करते आए हैं और सिंगल वेव की वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। लेकिन ऐसा भी होता है कि वेव्स जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में प्रोपगेट करती हैं। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि वाइट लाइट की एग्जांपल दे सकते हैं कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो वाइट लाइट की बैंडविड्थ होती है डेट इज़ फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर्स, और अगर 700 पे जाएं तो डेट इज़ रेड कलर। ठीक है, तो एक वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी हम अगर वाइट लाइट ट्रैवल कर रही है एक ग्रुप की फॉर्म में, ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। और इसको हम पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटीज़ की हमें 3 टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें से एक थी पार्टिकल वेलोसिटी, सेकंड वन वाज फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का नाम उसने मुझे दिया था, और थर्ड वन वाज ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल फ्रिक्वेंसीज, तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम इसके बाद इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, अगर एक ग्रुप ऑफ वेव्स में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी अगर सेम होगी तो ग्रुप वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, यानी कि अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का फेज सेम होगा तो जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो भी उस सारे ग्रुप की जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो फिर ग्रुप वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्पर्सिव मीडियम, एक डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, और फिर नॉर्मल डिस्पर्शन और एनॉमलस डिस्पर्शन, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसीज। इनफैक्ट ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के एंड पे जब हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को डिस्कस किया था और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशंस को हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे इस टॉपिक की रेपिटेशन है सारे स्टेप्स की, तो मैं इसको दोबारा से इसको हम डिस्कस करते हैं। So we consider a group which consists of two components of equal amplitude A but frequencies omega 1 and omega 2 which differ by a small amount। ठीक है, हम एक ग्रुप ऑफ वेव जो है वो कंसीडर करते हैं which consists of two waves with frequencies omega 1 and omega 2। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये 2 वेव्स पे मुश्तमिल है और उनकी जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं उन वेव्स की डेट इज़ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिफर विद वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखेंगे इन दोनों waves के लिए। So I write y1 displacement for the first wave, so it is a cos of omega 1 t minus k1x, and I label it as equation number 1. Similarly, I will write y2 as a displacement for the second component in this group, so it would be a
cos of omega 2t minus k2x, and I label it as equation number 2. So superposition of these wave will give us amplitude and phase as follows. So I can add these two displacements, y1 plus y2, and I will get this way: a cos of omega 1t minus k1x plus cos of omega 2t minus k2x. Okay, here I can use an identity, trigonometric identity. So I will use here, because I know that cos of theta plus cos of phi equals, because here I have two cos functions and they are being added here. So cos theta plus cos phi, I know that it is equal to 2 cos of theta plus phi by 2 and cos of theta minus phi by 2. So I will use this identity here. So I will get the resultant displacement as So I will get the resultant displacement as 2 cos of, so I have taken a here common, and it would be omega 1t minus k1x plus omega 2t minus k2x divided by 2, and next term is cos theta minus phi. So it's my theta and that's phi. So now I will write it as the difference of the angles. So I will write omega 1 t minus k1x minus omega 2 t plus k2x divided by 2. Okay, I can simplify it as, so I will get 2a cos of, so I can omega 1 plus omega 2, and I can take t common, and minus k1 plus k2 into divided by 2 into x. Okay, and then the next cos term, omega 1 minus omega 2 divided by 2 and minus k1 minus k2 into x divided by 2 . Okay, so which is a wave system with frequency omega 1 plus omega 2 divided by 2 with the maximum amplitude here is 2a, and this frequency is modulated by a frequency omega 1 minus omega 2 divided by 2. So मैंने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव्स का फाइंड किया है, और इसमें so this here the frequency is varying with the frequency of omega 1 plus omega 2
divided by 2. Okay, that's my frequency, and this frequency is modulated by an envelope of the frequency omega 1 minus omega 2 divided by 2. And this system has maximum amplitude 2a, and its amplitude varies between 2a and the 0. यहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल वेवलेंथ्स हैं, उनकी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 ओवर k1 इक्वल्स ओमेगा 2 ओवर k2 इक्वल्स c. यानी कि हमारे इस केस में जो हमने कंसीडर किया हुआ है, इसमें जो टू कंपोनेंट्स हैं, इस वेव ग्रुप में जो टू कंपोनेंट्स हैं, टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों की वेलोसिटी सेम है. ठीक है, और तो इसी तरह से जो हमारा वेव ग्रुप होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट वुड आल्सो बी c. अगर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी अगर इक्वल है एंड दे आर प्रोपेगेटिंग विद वेलोसिटी c, then the group velocity would also be c. Okay, there, so I can write it as omega 1 minus omega 2 and divided by k1 minus k2, that would also be c. Okay, so group velocity would also be same, so that I can say that the component frequencies and their superposition, our group will travel with the same velocity. अच्छा, इस किस्म के सिस्टम की हम एग्जांपल दे सकते हैं अगर हम साउंड वेव्स की बात करें. सो फॉर एग्जांपल, इफ द वेव्स आर द साउंड वेव्स, द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम whenever the amplitude is maximum, that is 2a. This occurs twice for every period of modulating frequency. Okay, so हम साउंड वेव्स की फॉर एग्जांपल बात करें तो इस किस्म के सिस्टम की हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जिसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 2a है, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज वेरिंग बिटवीन 2a एंड 0. सो एंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड would be that is 2a, and the frequency will vary with nu1 minus nu2, nu1 minus nu2. इस दोनों के डिफरेंस से ये फ्रिक्वेंसी जो होगी इस तरह से वेरी करेगी. ठीक है, तो हम साउंड बीट्स की एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, साउंड बीट्स इसी तरह से बनती हैं. ठीक है, और साउंड बीट्स में क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक तो मैक्सिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा और फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड होते हैं. ठीक है, और जो हमारे पास जो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हम ओमेगा की फॉर्म में उनको लिखें या हम उसको न्यू की फॉर्म में लिखें, तो डिफरेंस बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल. ओके, nu1 माइनस nu2 ये बहुत ही स्मॉल होता है. ठीक है, और तभी क्या होंगी कि हमारे पास हमें साउंड बीट्स बनेगी यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं. एंड वी सपोज दैट द टू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट फेज वेलोसिटीज. जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट में हमने किया था कि बोथ हैव द सेम फेज वेलोसिटी, लेकिन अब अगर हम ये सपोज करें कि both the individual components or individual waves have different phase velocities. So in that way I can write omega 1 over k1 is not equal to omega 2 over k2. ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, so in that case my group velocity would be omega 1 minus omega 2 divided by k1 minus k2, that would be equal to delta omega over delta k. ठीक है, जो मेरी ग्रुप वेलोसिटी होगी वो इन दोनों वेलोसिटीज़ में से किसी भी वेलोसिटी की इक्वल नहीं होगी. ठीक है, अगर मैं इसको ओमेगा 1 और k1 को c1 कह देता हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट एक वेव की वेलोसिटी है, और इसको ओमेगा 2 और k2 को मैं c2 कह दूं, तो जो मेरे पास जो ग्रुप वेलोसिटी आएगी डेल्टा ओमेगा और डेल्टा k, वो c1 और c2 दोनों से डिफरेंट होगी.
So I can say that the group velocity is now different from each of these velocities. This superposition of these waves will no longer remain constant and group profile will change with time. तो यहाँ पे मैं dispersive medium को define कर सकता हूँ. A medium in which phase velocity is frequency dependent. ठीक है, ऐसा medium जिसमें phase velocity frequency dependent हो, ठीक है, तो उस ऐसे मीडियम को हम डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे. ठीक है, यानी कि अगर एक ग्रुप ऑफ वेव किसी भी मीडियम में से पास हो रहा है तो उस ग्रुप ऑफ वेव्स की जो इंडिविजुअल वेव्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, हर किसी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो. ठीक है, हर किसी की वेलोसिटी डिफरेंट हो उसमें. ठीक है, दो वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट. ठीक है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ वेव ग्रुप अगर किसी मीडियम में से पास हो रहा है तो जो ग्रुप की जो इंडिविजुअल वेव्स हैं, अगर उन सब की फेज वेलोसिटी उस मीडियम के अंदर डिफरेंट होगी तो ऐसे मीडियम को हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ मीडियम इज नोन एज डिस्पर्सिव मीडियम. ओके, सो अ मीडियम इन विच द फेज वेलोसिटी is frequency dependent, which means that omega over k is not constant, so it is known as a dispersive medium, and dispersion relation expresses the variation of omega as a function of k. If a group contains number of components of frequencies which are nearly equal to the original expression for the group, so the group velocity is written in this case. We can write delta omega over delta k would be equal to d omega over dk. The group velocity is that of the maximum amplitude of the group, so that it is the velocity with which energy in the group is transmitted. So since we know that omega equals k times c or k times v. ठीक है, we know that omega को हम लिख सकते हैं कि k times the velocity. So in this case I can write my phase velocity or my group velocity. So I will write the group velocity as Vg equals d omega over dk, and if I will put the value of omega here, that would be t by dk into k into v. Okay, so I will get from this relation v plus k dv by dk. That's my group velocity. So group velocity को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. So if I can also write it as v minus lambda dv by d lambda. So मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये दोनों रिलेशंस कैसे एक दूसरे से इक्विवेलेंट है. सो आई नो दैट k इक्वल्स 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, ये हम जानते हैं. एंड इफ आई डिफरेंशिएट k विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, सो इफ आई विल फाइंड dk बाय d lambda, then it would be equal to minus 2 pi lambda power minus 2. Okay, so which means that dk by d lambda would be equal to 2 pi over lambda square. So minus 2 pi over lambda square. So from this relation I can find the value of dk. So dk would be minus 2 pi over
lambda square into d lambda. Okay, and if I put the values of k and dk in this equation, so if I will put the values here, so I will get Vg equals it's V plus k. I know that it's 2 pi by lambda, and dV by I can put the value of dk here, so dk I know that minus 2 pi over lambda square into d lambda, so that would be minus 2 pi over lambda square into d lambda. ठीक है, यहाँ से 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और इस सारे रिलेशन से मैं ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा और इट वुड बी इक्वल टू v माइनस लैम्डा टी बाय डी लैम्डा. इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्पर्शन क्या होता है और एनॉर्मस डिस्पर्शन क्या होता है. सो इफ dv बाय d lambda is positive, so which means that Vg is in this case is less than V. So in this case the material would be known as dispersive medium, and it would be normal dispersion. Okay, so in this case we will say that it is normal dispersion. Similarly, if dV over d lambda is negative, so that is Vg is greater than V. ठीक है, this would be known as anomalous dispersion. Okay, and if Vg would be equal to V, then there would be no dispersion. नॉर्मल डिस्पर्शन और एनॉमलस डिस्पर्शन को हम इस फिगर में से शो कर सकते हैं. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने वेव नंबर को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे मैंने ओमेगा को प्लॉट किया है. सो इफ for this curve, if I label this curve as A, so if for this curve Vg is equal to V, so which means that in this case there would be no dispersion. So the medium would be non-dispersive. So but if the medium would be dispersive, then we will have two cases. If Vg is less than V, so for the B curve I can write Vg is less than V. So that would be the case of normal dispersion. And for the C curve, if Vg is greater than V, so this will be the case of anomalous dispersion. So इस फिगर में तीन कर्व्स हैं, कर्व A, B and C. ठीक है, for the curve A there would be no dispersion where Vg equals V. If Vg is less than V, then it is the case of normal dispersion, and if Vg is greater than V, then it's the case of anomalous dispersion.